Hello everyone, this is Nidhi, Assistant Professor in Commerce. Today I am going to teach you the chapter registration. So let's start. Registration of any business entity under GST law implies obtaining a unique number from the concerned tax authorities so that all the operations of and data relating to the business can be processed and agglomerated in a seamless manner with a view to allow smooth flow of input tax credit and also ultimately flow of fund in interstate transactions. Registration एक बिजनेस एंटिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी लॉ के अंडर एक यूनिक नंबर ऑब्टेन करना होता है फ्रॉम द कंसर्न्ड टैक्स अथॉरिटीज़ सो दैट ऑल द ऑपरेशंस बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस है और डेटा है वो ईज़िली प्रोसेस्ड हो सके। ठीक है, और साथ ही हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी मिल सके। अगर हमारे पास एक यूनिक नंबर होगा कि हम जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तभी हम ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ फंड है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो इजीली हमें ऑब्टेन होगी। ठीक है, इन एनी टैक्स सिस्टम दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। क्यों ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना? टैक्स पेयर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक नंबर जीएसटी नंबर मिल जाता है जिससे टैक्स पेयर्स की आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाती है, इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस इन द इकोनॉमी सो दैट कि जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पर टैक्स कंप्लायंस भी ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। Statutory provision regarding registration are stated in Section 22 to Section 30 of CGST and SGST Act. Registration and related processes under GST is an entirely online process. जो registration करवाना है आपने GST के अंदर वो fully online process है. Hence various forms and formats have been prescribed under CGST rules 2017. जितने भी फॉर्म्स हैं फॉर्मेट्स हैं वो CGST रूल्स 2017 के अंडर प्रिस्क्राइब्ड हैं। ऑल एप्लीकेशंस आर टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और थ्रू ई सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और शुड बी वेरीफाइड थ्रू आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और थ्रू एनी अदर मोड ऑफ सिग्नेचर वेरिफिकेशन नोटिफाइड बाय द बोर्ड। मीन्स जितना भी वर्क होगा वो सब डिजिटली ही परफॉर्म किया जाएगा, चाहे वो आपकी डिजिटल सिग्नेचर हो या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या आपने अप्लाई करना है, अमेंड करना है, कोई भी चीज़ अगर कैंसिल करनी है तो वो जितना भी ये प्रोसेस है सब ऑनलाइन ही होगा। अंडर सेक्शन 2 subsection 107 of CGST Act means a person who is registered or liable to be registered under section 22 or 24 of CGST Act, a registered person. ठीक है, under section 2 subsection 94 of CGST Act means a person who is registered under section 25 of CGST Act but does not include a person having a unique identity number. नाउ कम टू द पॉइंट, हु इज़ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन हो सकता है जिसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, ऐसे पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। नंबर 2 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ऐसे पर्सन जिन्हें कंपल्सरी है कि वो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। 3rd वन इज़ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी मीन्स उनकी खुद की डिज़ायर है ठीक कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है। कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के। फर्स्ट हम करेंगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST अंडर सेक्शन 24 स्पेशल पर्सनस। ठीक है, सेक्शन 24 of the Act mentions certain categories of supplier who shall be liable to take registration even their aggregate turnover is below the set threshold limit. ठीक है, अगर उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स टर्नओवर उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है, बट कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए कंपल्सरी है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। वो कौन से पर्सन है?
नंबर फर्स्ट, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, तो उसके लिए जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना कंपलसरी है। नंबर सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा होता है? ही इज़ अ पर्सन हु ओकेशनली undertake supply of goods and services and has no fixed place of business। ऐसा पर्सन जो ओकेजनली अंडरटेक करता है गुड्स की सप्लाई को, बट उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वुड बी फायरवर्क शॉप सेटअप ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल टाइम सेलिंग फायरवर्क टेम्परेरी। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज persons who are required to pay tax under reverse charge। पर्सन रिवर्स चार्ज के अंदर जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता है वो कौन से पर्सन होते हैं? अंडर जीएसटी फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज द लाइबिलिटी फॉर द टैक्स रेस्ट विद द सप्लाई। मतलब मोस्टली जितने भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स पे करना है वो सप्लायर को ही पे करना होता है। हाउएवर इन सम केसेस इन द लाइबिलिटी to pay tax would rest with the recipient of goods and services instead of supply। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे जो सप्लायर है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो उस केस में जो रिसिपेंट है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके लिए क्या है, कंपलसरी होगा रजिस्ट्रेशन करवाना जीएसटी के अंडर। ठीक है। तो सच ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड रिवर्स चार्ज। Next point is person who are required to deduct tax under whether or not separately registered under this act। According to section 51 of the GST Act, the government may maintain a department or establishment of the central government or state government or local authorities to deduct tax at the rate of 1% from the payment made or credited to the supplier where the total value under a contract exceed 2.5 lakh। Such person are referred to as deductors। Okay। Next point is non-resident taxable person making taxable supply। Non-resident taxable persons कौन से होते हैं? Non-resident taxable person is any person who occasionally supplies goods and services to resident in India but who has no fixed place of business or resident in India। जिस कोई भी ऐसा पर्सन जो ओकेशनली गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है इंडिया में, बट उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया के अंदर और वो रेजिडेंट भी नहीं है इंडिया का, तो वो कौन सा पर्सन हो गया? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स। तो इस तरह के पर्सन्स के लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन्स। Any person who makes a taxable supply of goods or services on behalf of other person would include agent, brokers, dealers, etc। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी के बिहाफ पे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है उसके लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना नेसेसरी है। वो हो सकते हैं एजेंट, ब्रोकर, डीलर्स जो किसी के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन से होते हैं? मीन्स supplier of goods and services which receive tax invoices for the receipt of input service and issue a prescribed document for the purpose of distributing the credit for input tax paid on the taxable goods and services। Next point is every person supplying online information and database access retrieval services। Every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person in electronic form through a computer network।
Next point is person having service tax, VAT and central tax registration. Any person who on the day immediately preceding the appointed date is having VAT, service tax or excise registration under existing law is required to be registered under GST. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो एग्जिस्टिंग लॉज थे हमारे पहले वाले, वैट, सर्विस टैक्स, एग्जिस्टिंग जो एक्साइज रजिस्ट्रेशन थी, ठीक है, उन सभी पर्सन्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो जीएसटी के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड करें. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र और सक्सेसर ऑफ बिजनेस. Any person who is transferee or successor of a business that was carried on by a person registered under GST is required to be registered under GST. कोई भी ऐसा पर्सन जिसने किसी का बिजनेस मतलब लिया है, ठीक है, परचेज़ किया है, हम बोल सकते हैं कि जिससे भी बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो जो ट्रांसफरी है और सक्सेसर है उसे भी जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी कंपल्सरी है. नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 22. ऐसे कौन से पर्सन है जो लाइबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? पर्सन करेंटली असेस्ड अंडर एनी टैक्स दैट इज प्रपोज टू बी सबज्यूम्ड अंडर द जीएसटी एक्ट. कोई भी ऐसे पर्सन जो लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सब के अंदर रजिस्टर्ड थे, ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रजिस्टर्ड थे और अब उन्हें सबज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी टैक्स के अंडर, तो उन्हें क्या रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल है. पर्सन होज एग्रीगेट टर्नओवर इन गुड्स और सर्विसेज एक्सीड 40 lakhs. जिन भी पर्सनस की एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करती है या फिर 20 lakhs फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 40 lakhs बाकी स्टेट्स के लिए और 20 lakh नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये आपने लर्न करनी है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कैजुअल सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज. कैजुअल सप्लायर्स आपको बता चुकी हूँ, जो ओकेशनली अंडरटेक करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज़ नॉन रेजिडेंट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये पर्सनस भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल हैं. स्पेसिफाइड पर्सनस लाइक UN, WHO. 6 point is individually receiving specified services in excess of threshold to be defined. नेक्स्ट टॉपिक इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है? सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंडर और आता है. ये प्रोवाइड करता है दैट इवन इफ अ पर्सन इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24. अगर कोई पर्सन नहीं भी लाइबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, बट ही मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरली एंड ऑल द provisions of the act as are applicable to the registered taxable person shall apply. Thus even if the aggregate turnover of a person, अगर एक पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर से, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि भोपाल में 38 lakhs से एक्सीड नहीं करती, क्योंकि 40 lakhs हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है. अगर हम मान के चले कि भोपाल में 38 lakhs एक पर्सन की फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है, बट वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 3. नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23. ऐसे कौन से पर्सन हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल नहीं है? As per section 23 of the act,
An agriculturist, in respect of supply of his agriculture produce, as also any person exclusively making supply of non-taxable or wholly exempted goods or services under GST law, will not be liable for registration. ऐसे person जो agriculture से related goods या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल नहीं है. एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or under the integrated goods and services tax. An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. All service providers with the turnover up to 20 lakh exempt from GST registration, including those who supply interstate और सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. जो भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर सप्लाई कर रहे हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट उनके 20 लाख है, तो वो पर्सन्स भी लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. नाउ कम टू द मेन टॉपिक, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट हमारा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हमें एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो ऑनलाइन प्रोसेस है. पर्सन हु आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट नंबर. पैन नंबर डिक्लेयर करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01. फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 के अंदर जो कॉमन पोर्टल पर आपको मिल जाएगा, उसके पार्ट 1 के अंदर आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी. आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा पैन नंबर, देन आपको एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा. देयर आफ्टर यूजिंग दिस रेफरेंस नंबर द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 ऑफ पार्ट बी. देन हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 पार्ट बी में प्रोवाइड करनी है. दिस एप्लीकेशन हैज़ टू बी साइंड और वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड. द सिस्टम विल इशू एक्नॉलेजमेंट इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 02. द रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी अप्लाइड विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. 30 days के विद इन जब से आप लाइबल हुए हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 30 days के विद इन आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल. जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, देन वेरीफाई किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा. वो कौन करेगा? एक प्रॉपर ऑफिसर की ड्यूटी होगी, हु विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड accompanying documents, and in case these are in order, grant registration to the applicant within 3 working days from the date of submission of. अगर तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कोई भी अगर डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपको 3 वर्किंग डेज़ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा. बट अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो आपको फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 03 के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा. देयर आफ्टर आपको जो क्लैरिफाई करना होगा वो फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 04 के अंडर विद इन 7 वर्किंग डेज प्रोवाइड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स. और अगर क्लैरिफिकेशन आपकी ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सब ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा. अदरवाइज़ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है दोबारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे इन द फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 05. थर्ड पॉइंट इज़ इशू ऑफ GST सर्टिफिकेट. GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 06, जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस, GSTN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाएगा. ठीक है,
GSTN क्या है? GSTN is a 15-digit number with 2 characters for the state code, 10 characters for PAN or tax deduction and collection account number, 2 characters for the entity code and 1 checksum character. Next point is effective date of registration. Effective date of registration कौन सी होगी? The date on which the person become liable to registration where the application for registration has been submitted within 30 days from such date. जब एक पर्सन लाइबल हुआ है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी एक पर्सन के लिए, अगर तो वो 30 डेज़ के विद इन रजिस्ट्रेशन करवा लेता है. हाउएवर वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर 30 डेज़, बट अगर आफ्टर 30 डेज़ एक पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाता है, द इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन टू पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स. Such person has to apply for registration in Form GST 07. Registration certificate would be as per Form GST registration 06. When such person no longer remain liable to deduct tax at source or collect tax at source, proper officer may cancel the registration and communicate cancellation in Form GST registration 08. 6 point is registration to non-resident taxable person. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एप्लीकेशन देनी होगी उन्हें फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 09 में एंड हैज़ टू बी सबमिटेड एट कॉमन पोर्टल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. 5 days पहले, बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले उन्हें ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे. इन द केस ऑफ बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद इट्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड है तो उस कंट्री का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और वी कैन से यूनिक नंबर प्रोवाइड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटिटी इज़ आइडेंटिफाइड by the government of that country. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन. सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन किसके लिए होती है? द ऑफिसर्स आर empowered to suo moto grant temporary registration to a person if pursuant to any survey, inquiry, inspection, search or any other proceeding under the act. ये एक तरह की टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है. It is found that such person is liable to registration under the act but has failed to apply for registration. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्सन लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए बट विद इन जो स्टिपुलेटेड टाइम है तो वो रजिस्ट्रेशन ना करवा सके हो, तो उनको ये सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दी जाती है. एन ऑर्डर इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 12 will be issued in this regard. Next point is unique identity number for certain special entities. This provision is applicable to any specialized agency of the United Nations organization or any multilateral financial institutions and organization notified under the United Nations Act 1947, consulate or embassy of foreign countries, and any other person or class of person as may be notified by the कमिश्नर. कुछ स्पेशल सर्टेन एंटिटीज़ को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा. ये एंटिटीज़ जो हैं आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग रिफंड ऑफ टैक्स ऑन द नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय दैम. इसके लिए उन्हें फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 13 में अप्लाई करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन. आप अमेंडमेंट भी करवा सकते हैं अगर कोई चेंजेस करवाने हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी जो फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 14 में होगी. ठीक है, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सच चेंज. जो भी आपने चेंजेस करवाने हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे.
In case they are the chain relate to legal name, address of the principal place of business or additional place of business, addition, deletion, retirement of partner, director, कर्ता, managing committee, chief executive officer, ठीक है, responsible for day to day affair of the business, and where such change does not warrant cancellation of registration, the applicant shall be verified by the proper officer, and an order in form GST registration 15 will be issued within 15 days. 15 days के within आपको फॉर्म GST registration 15 में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय प्रॉपर ऑफिसर. नेक्स्ट पॉइंट इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करवा सकते हो आप. एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 16. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 16 फॉर्म नंबर फिल करना होगा. फर्निशिंग देयर डिटेल्स ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक. हमें इनपुट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी कि कितना स्टॉक है इस टाइम पर. इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक. कैपिटल गुड्स कितनी है. ऑन द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज sought. liability thereon. Details of the payment if any made against such liability and be furnished along with the application. relevant documents प्रोवाइड करने होंगे. no cancellation of voluntary registration person before 1 year. बट जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाई है उसकी कैंसिलेशन 1 ईयर से पहले नहीं हो सकती. नेक्स्ट पॉइंट इज कैंसिलेशन बाय अथॉरिटीज़. 10th पॉइंट में हमने किया कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जब हम खुद चाहते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाए. बट 11th पॉइंट में जब अथॉरिटीज़ जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ है वो कैंसिल कर रही है आपकी रजिस्ट्रेशन. द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसिल इफ द पर्सन does not conduct any business from the declared place of business. अगर वो पर्सन उस प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा जो उसने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए हैं. इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर वो बिल्स और इनवॉइसेस इशू कर रहा है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, देन अथॉरिटीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकती है और इसके रिगार्डिंग उसे नोटिस इशू कर सकती है इन द फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 70. द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस हैज़ टू बी फर्निश इन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 18 विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. जो आपने रिप्लाई देना है वो आपको फॉर्म 18 में देना होगा. एन ऑर्डर इन फॉर्म GST 19 विल बी इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस. 12th point is revocation of cancellation of registration. A registered person whose registration is cancelled by the proper officer of his own motion can submit an application for revocation of cancellation of registration. एक पर्सन जिसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ कैंसिल कर रही है वो रिवोक भी कर सकता है, यानी प्रोवाइड कर सकता है रीजंस कि उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल ना किया जाए. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन 21. हाउएवर अगर उस पर्सन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रही है कि उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस पर्सन की जो एप्लीकेशन है कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर furnished returns and paying any amount due as tax with interest, penalty and late fee. उस पर्सन को लेट फी, फाइन, पेनल्टी सब कुछ पे करना पड़ेगा अगर वो रिवॉक करना चाहता है अपनी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज़ हमारे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन का लास्ट पॉइंट है वो है माइग्रेशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ. पर्सन हु आर रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, जो ओल्ड रिज्म था इनडायरेक्ट टैक्स का उसके अंदर जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है एंड हैविंग अ पैन इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल हैव टू एनरोल ऑन द कॉमन पोर्टल. उन्हें कॉमन पोर्टल के अंदर एनरोल होना होगा बाय वैलिडेटिंग हिज ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर and will be granted registration on a provisional basis. प्रोविजनल बेसिस पर उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 25. और उन्हें
सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा प्रोविजनल बेसिस पर इन द फॉर्म रजिस्ट्रेशन 25 इनकॉर्पोरेटिंग द GSTN, ठीक है। हाउएवर अ पर्सन विद मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अगर एक पर्सन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, तो ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल पैन एंड पर्सन हैविंग सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर चैप्टर 5, तो वो पर्सन भी 1 प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट ले सकते हैं, ठीक है, बाय वैलिडेटिंग हिज ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर and other details relating to business. So this chapter is over now. That's all for the day. Next chapter will be discussed in the next lecture. Thanks. Have a nice day.